नागिन के लहंगे का जादू। यह कहानी काफी वर्ष पुरानी है। सुंदरवन गांव के खुशहाल परिवार में एक बहुत ही प्यारी बच्ची का जन्म हुआ, जिसकी नीली नीली आंखें, सुनहरे घने बाल थे, जिस वजह से उसे हर कोई प्यार से मिष्टी कहकर बुलाते थे। मिष्टी सुंदर होने के साथ साथ बहुत ही सुशील भी थी। गांव में हर कोई उसे बहुत प्यार करते थे। मिष्टी जब थोड़ी सी बड़ी हुई तो उसकी माँ ने उसे एक बहुत ही प्यारी सी गुड़िया लाकर देती है। मिष्टी उस गुड़िया के साथ खूब खेलती है। एक दिन की बात है, गर्मी का मौसम था और ठंडे ठंडे पानी से नहाकर मिष्टी घर के आंगन में अपने बाल सुखा रही थी। तभी एक प्यारा सा सांप का बच्चा गर्मी के मारे ठंडक पाने के लिए उसके गीले बालों में घुस गया और सो गया। तभी मिष्टी की सहेली राधा उसे आवाज देती है, मिष्टी, ओ मिष्टी, आज खेलने नहीं जाना है क्या? हम सब कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो क्यों भला? अरे पागल, तू भूल गई क्या? आज तुम्हारी गुड़िया और मेरे गुड्डे की शादी है। अरे हाँ, तो रुक, मैं अभी अपनी गुड़िया को लेकर आती हूँ। उसके बाद मिष्टी अपने कुछ और दोस्तों के साथ गुड्डा गुड्डी के साथ घर घर का खेल खेलने लगी। उन लोगों ने मिलकर गुड्डा और गुड्डी की शादी की सारी रस्में की और अंत में गुड्डा और गुड्डी का 7 फेरों वाला रस्म होना बाकी था। अब मिष्टी अपनी गुड़िया को हाथ में लेकर 7 फेरे लेने लगी। उसके साथ साथ उसके बाल में छुपे सांप के बच्चों का भी 7 फेरा हो गया। तभी पंडित बना उसका एक दोस्त बोला, चलो, गुड्डा गुड्डी की शादी संपन्न हुई। आज से गुड़िया और गुड्डा दोनों पति पत्नी हुए। मिष्टी, अब तुम अपनी गुड़िया राधा को दे दो। क्यों? ऐसा क्यों भला? मैं अपनी गुड़िया राधा को नहीं दूंगी। अरे बुद्धू, अब तुम्हारी गुड़िया की शादी हो गई है ना। शादी के बाद लड़कियां अपना घर छोड़कर अपने पति के घर जाती हैं। हाँ मिष्टी, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो घर जाकर अपनी माँ से पूछ लेना। मिष्टी अपनी गुड़िया लेकर उदास मन से घर आ जाती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ, 7 फेरों का क्या मतलब होता है? माँ, आज मेरी गुड़िया और राधा के गुड्डे ने साथ में 7 फेरे लिए, तो क्या अब से मेरी गुड़िया गुड्डे की हो गई? हाँ मिष्टी बेटा, जिसके साथ हम 7 फेरे लेते हैं वही हमारे पति होते हैं। 7 फेरे लेने के बाद पत्नी की सारी जिम्मेदारी उनके पति की होती है, जैसे कि उनका ख्याल रखना, उसे खुश रखना, उसे जरा भी नुकसान ना पहुंचाना एक पति की जिम्मेदारी होती है। राधा ने तुमसे बिल्कुल सही कहा था। माँ से यह सुनने के बाद मिष्टी अपनी गुड़िया लेकर राधा को दे देती है। यह सब देखकर उसके बालों में छुपा सांप का बच्चा सोचता है, इस तरह तो मैंने भी मिष्टी के साथ 7 फेरे लगाए, तो फिर मैं भी उसका पति हुआ ना। अब मुझे भी मिष्टी का अच्छे से ध्यान रखना होगा। आज से मिष्टी मेरी पत्नी है। यह सोचकर वह सांप का बच्चा मौका देखकर खुशी खुशी उसके बालों से निकलकर अपने घर चला जाता है और अपनी माँ से वह भी वही सवाल पूछता है। उसकी माँ भी उसे वही जवाब देती है, हाँ बेटे, जिसके साथ तुम्हारे 7 फेरे होंगे वही तुम्हारी पत्नी होगी। लेकिन तू यह क्यों पूछ रहा है? कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। माँ से जवाब सुनकर वह सांप का बच्चा उस दिन से खुद को मिष्टी का पति समझने लगा। आज से मिष्टी मेरी पत्नी है और इसका ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है। मैं मिष्टी को हमेशा खुश रखूंगा। और उस दिन से वह सांप का बच्चा साये की तरह मिष्टी पर नजर रखने लगा। एक दिन मिष्टी बाग से मीठे मीठे आम तोड़कर अपनी माँ के लिए ला रही थी। तभी उस गांव की एक बिगड़ैल लड़की काजल अपने सहेलियों के साथ उसे मिल गई। अरे ओ मिष्टी, ये आम तो बहुत मीठे हैं, मेरे लिए लाई हो क्या? नहीं, यह आम तो मैं अपनी माँ के लिए ले जा रही हूँ। तुम्हें अगर आम खाना है तो खुद से बाग जाकर तोड़ लो। तुमने तो बिल्कुल सही कहा। ये आम की टोकरी इधर लाओ और बाग से दोबारा आम हम नहीं बल्कि तुम तोड़ लेना, समझी? इतना बोलकर काजल ने मिष्टी के सारे आम छीन लिए। मिष्टी ने जब उसे रोकने की कोशिश की तो काजल ने उसे जोर से धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। यह नजारा सांप का वह बच्चा दूर से देख रहा था। उसने जैसे ही मिष्टी को जमीन पर गिरा हुआ देखा, वह गुस्से से फुफकारते हुए काजल के पास गया और बोला,
काजल की बच्ची, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी मिष्टी को धक्का देकर उससे आम छीनने की? जल्दी से उसके आम देकर उससे माफी मांगो, नहीं तो मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सांप को बोलता देख काजल बहुत डर गई। उसने जल्दी से मिष्टी के सारे आम दे दिए और उससे माफी मांगने लगी। मिष्टी, मुझे माफ कर दो, मैं अब से तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। मैं तुम्हें तो क्या, मैं किसी को भी परेशान नहीं करूंगी। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा दोस्त सांप है। अपने दोस्त को बोलो कि वो मुझे छोड़ दे प्लीज। मिष्टी को कुछ भी समझ नहीं आया और वो आम लेकर घर चली गई। घर जाकर उसने अपनी सहेली राधा से उस सांप के बारे में बताया। अरे पागल, वो सांप संयोग से कहीं से आ गया होगा, ज्यादा मत सोचो। वो दोनों आपस में ये बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर सांप का बच्चा आया और बोला, मैं संयोग से नहीं आया हूँ, मैं तो मिष्टी का पति हूँ और उसका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। वो उस दिन जब गुड़िया और गुड्डे की शादी हुई थी, उस दिन मैंने भी मिष्टी के साथ 7 फेरे लिए थे। मैं उसके बालों में छुपा हुआ था, तो हुई ना मिष्टी मेरी इस तरह से पत्नी। सांप को बोलता देखकर मिष्टी और राधा डरकर वहाँ से भाग गई। अरे मेरी बात तो सुनो। मिष्टी, इसकी कोई बात नहीं, सुनो, भागो। सांप को मिष्टी का इस तरह डरकर वहाँ से भाग जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं ऐसा क्या करूं जिससे मिष्टी मुझसे बिना डरे मुझसे बात करे, मेरे साथ खेले? आखिर वो मुझसे इतना डरती क्यों है? सांप ने मिष्टी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मिष्टी उससे बात करने को तैयार नहीं हुई। वह जब भी सांप को देखती डरकर वहाँ से भाग जाती। एक बार सुंदरवन में बहुत बड़ा मेला लगा। मेला का सुनकर गांव के सभी बच्चे बहुत खुश हुए थे। मिष्टी और राधा भी बहुत ही ज्यादा खुश थी। मिष्टी, आज हम मेला घूमने चल रहे हैं, टाइम से तैयार होकर आ जाना। और हाँ, आज हम लहंगा पहन रहे हैं, तो तुम भी लहंगा पहनकर ही चलना। ठीक है राधा, मैं तैयार होकर आती हूँ। मुझे इस मेले में घूमने का काफी दिन से इंतजार था। माँ, मुझे आज मेला घूमने जाना है, मेरा लहंगा निकाल दो, मैं नहाने जा रही हूँ। मिष्टी की माँ काम में व्यस्त होने की वजह से लहंगा निकालना भूल जाती है। तभी मौका देकर सांप वहाँ पर एक खूबसूरत लहंगा अपनी जादुई शक्तियों से लाकर रख देता है। बहुत हो गया मिष्टी, तुम्हें मुझसे दोस्ती करनी ही पड़ेगी। अब देखता हूँ तुम्हें मेरे साथ मेला देखने से कौन रोकता है। आज मैं तुझे अपने साथ ले जाके ही रहूंगा। यह कोई मामूली लहंगा नहीं, जादुई लहंगा है। इसे पहनते ही तुम पूरी तरह से मेरे बस में हो जाओगी, फिर तुम मेरी सारी बात मानोगी। इतना बोलकर वह सांप वहाँ से गायब हो जाता है। मिष्टी जब नहाकर आती है तो इतना प्यारा लहंगा देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और उस जादुई लहंगे को पहन लेती है और अपनी माँ से बोलती है, मेरी प्यारी माँ, आपने मेरे लिए इतना सुंदर लहंगा लाया है। यह लहंगा तो बहुत सुंदर है माँ, पर बेटा यह लहंगा तो मैं लेकर नहीं आई हूँ, तुझे यह कहाँ से मिला? ओफो माँ, मैंने ही तो अभी आपसे कहा था कि मैं नहाने जा रही हूँ और आप लहंगा निकाल दो। पता नहीं आपको कोई भी चीज याद ही नहीं रहती। अच्छा, मुझे अब मेले में जाने में देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। मेरा दोस्त मेरा इंतजार कर रहा है। कौन सा दोस्त? राधा तो हमेशा तुम्हें घर से बुलाने आती है ना, आज तो पहले क्यों जा रही है? राधा तो अभी आई ही नहीं है। माँ, वो राधा बहुत गंदी है, मैं अब राधा से कभी बात नहीं करूँगी। मुझे एक बहुत ही प्यारा दोस्त मिला है, मैं उसी के साथ मेला देखने जा रही हूँ। माँ को यह सब सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरानी होती है, लेकिन मिष्टी कहाँ रुकने वाली थी। माँ कोई और सवाल करे इससे पहले ही वह वहाँ से निकल जाती है और सांप के पास जाकर बोलती है, चलो दोस्त, मेला घूमने चलते हैं। मेरा जादू बिल्कुल सही काम कर रहा है। ये तो जादुई लहंगा बहुत काम की चीज है। कुछ कहा क्या तुमने? नहीं मिष्टी, चलो मेला चलते हैं। इधर राधा को जब पता चलता है कि मिष्टी अकेले ही मेला चली गई है, तो वह बाद में अपने कुछ और दोस्तों के साथ मेला जाती है। वहाँ पर जब वो सांप को मिष्टी के साथ मेला घूमते देखती है तो हैरान रह जाती है। हे भगवान, यह मिष्टी सांप के साथ क्या कर रही है? मिष्टी, तू पागल हो गई है क्या? सांप के साथ यहाँ क्या कर रही है? राधा, ये सांप नहीं है, ये तो मेरे पति है और आज मैं इनके साथ इनके घर जा रही हूँ। मिष्टी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है,
अरे अभी हम बच्चे हैं और बच्चों की शादी नहीं होती। मेरे साथ घर चलो। मिष्टी, तुम्हें क्या हो गया है? घर चलो मिष्टी। राधा, हमारे रास्ते से हट जाओ। मिष्टी मेरी है और मैं इसे लेके जा रहा हूँ। अभी ये तुम्हारी बात नहीं सुनेगी। क्यों? तुमने ऐसा क्या किया है मिष्टी के साथ? मैं तुम्हें मिष्टी को कहीं ले जाने नहीं दूंगी। ये मेरी दोस्त है, मेरे साथ जाएगी। चलो मिष्टी। लेकिन वह सांप उसकी एक नहीं सुनता है और राधा को धक्का देकर मिष्टी को लेकर वहाँ से चला जाता है। इधर राधा किसी तरह घर आकर मिष्टी की माँ को सब कुछ बताती है। यह सुनकर मिष्टी की माँ बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। हे भगवान, मेरी बच्ची की रक्षा करना। बच्चों, मेरे साथ गुरु माँ कनिका के पास चलो। अब वही मेरी बेटी को उस दुष्ट सांप से बचा सकती है। जल्दी चलो। गुरु माँ कनिका, मेरी बेटी की रक्षा करो माँ। वो सांप उस मासूम बच्ची को बंदी बनाकर अपने साथ जंगल में ले गया है माँ। घबराओ नहीं, कनिका के होते हुए कोई भी सांप तुम्हारी बेटी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जय भवानी। इतना बोलकर कनिका अपनी जादुई कटोरी में देखकर कुछ ध्यान करती है। तुम्हारी बेटी को उस सांप ने अपने वश में कर रखा है। खेल खेल में हुई एक गलती को वह सच मानकर मिष्टी को अपनी पत्नी समझने लगा है। तुम्हारी बेटी को उससे छुटकारा तभी मिल पाएगा जब तक तुम्हारी बेटी सांप के दिए उस लहंगे को जलाकर राख नहीं कर देती। लहंगा के जलने के साथ साथ उस सांप की सारी जादुई शक्तियां भी चली जाएगी। और ये लो विभूति, इस भभूति को उस सांप के ऊपर डाल देना। इसे डालते ही वह सांप मिष्टी को हमेशा के लिए भूल जाएगा और उसका पीछा छोड़ देगा। अब जाओ। कनिका से विभूति लेकर मिष्टी की माँ राधा और अपने कुछ दोस्तों के साथ मिष्टी को ढूंढने लगती है। मिष्टी, मिष्टी, कहाँ हो मिष्टी? मिष्टी, मेरी बच्ची, कहाँ हो तुम? मिष्टी। काफी देर ढूंढने के बाद उन्हें एक पहाड़ी पर मिष्टी दिखाई देती है। मिष्टी सबको अपनी तरफ आते देख भागने लगती है। तभी राधा बोलती है, मिष्टी देखो, हमें गलत मत समझो, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। मिष्टी, अगर तुम लोग मुझे यहाँ से ले जाने आए हो तो वापस चले जाओ। अगर मेरे पति ने तुम सबको यहाँ देख लिया तो वो तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मिष्टी बेटा, ये क्या हो गया बेटा तुम्हें? हम तो बस तुमसे मिलने आए हैं। क्या अब हम अपनी बेटी से मिल भी नहीं सकते? ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप सब लोग आ जाइए। मेरे पति अभी आने ही वाले होंगे, उनसे मिलकर फिर घर जाना। मिष्टी बेटा, इससे पहले अपनी माँ की भी एक बात मान जाओ बेटा। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए कितना प्यारा लहंगा सिलकर लाई हूँ। बेटा प्लीज अपनी माँ के लिए एक बार इस लहंगे को पहनकर दिखा दो, प्लीज बेटा। माँ के कहने पर मिष्टी उस लहंगे को पहनने के लिए जैसे ही उस जादुई लहंगे को उतारती है, वैसे ही उसकी माँ मौका देखकर उस लहंगे को जला देती है। तभी वहाँ पर वो सांप आ जाता है। यह आपने क्या किया? हमने यह बहुत अच्छा किया है दुष्ट सांप, ये ले। इतना बोलकर मिष्टी की माँ उस भभूति को उस सांप के ऊपर छिड़क देती है। भभूति पड़ते ही वह सांप सब कुछ भूलकर जंगल की तरफ भाग जाता है और मुड़कर पीछे तक नहीं देखता है। माँ, ये मैं कहाँ हूँ और आप सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? राधा, तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मिष्टी, हम सब इस पहाड़ी पर घूमने आए थे, अब घर चलो। और सभी घर आकर उस सांप को एक बुरे सपनों की तरह भूलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। विधवा औरत बनी दो परी बहनों की माँ। कविता नई नई दुल्हन बनकर अपने ससुराल आई थी। उसकी अरेंज मैरिज शादी हुई थी और आज वो बहुत ही खुश थी, क्योंकि आज वो अपने हाथों से अपने पति आलोक के लिए सेवई और पूड़ी बनाई थी। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत के आगे किसी की नहीं चलती। आलोक जब काम करके शाम के समय घर आ रहा था तो कुछ मनचले शराबी लड़के शराब के नशे में गाड़ी चलाते हुए आलोक को टक्कर मारकर वहां से भाग जाते हैं और आलोक वहीं तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ देता है। इस घटना से कविता की जिंदगी पूरी तरह बिखर जाती है। कविता किसी तरह इसे भगवान की मर्जी समझकर आलोक की विधवा बनकर अपने ससुराल में ही रहने लगती है और घर चलाने के लिए वो एक सेठानी के घर काम करने लगती है। अरे कविता, ये ले कुछ फल है, तो इसे जाते वक्त अपने साथ ले जाना। मेरे घर में इसे खाने वाला कोई नहीं है।
ठीक है मालकिन। कविता दिल की बहुत ही अच्छी थी। वो हमेशा दूसरों की मदद किया करती थी और वो आज भी मालकिन से मिले सभी फलों को गरीब बच्चों में बांट देती है। कविता दीदी, आप हमेशा हमारे लिए अच्छी अच्छी चीजें लेकर आते हो और हम सबको खिलाते हो, लेकिन खुद नहीं खाते। तुम लोगों को यूँ खुश देखकर ही मेरा पेट भर जाता है। अब तुम लोग अपने अपने घर जाओ। कविता की मालकिन सरोजनी भी बहुत ही अच्छी थी। वो कविता को बहुत मानती थी। अरे कविता, तू आ गई? अच्छा हुआ आज तो जल्दी आ गई। अब जल्दी जल्दी तू ये सारा खाना तैयार कर दे। आज मेरी गुड़िया को देखने वाले आ रहे हैं और मैंने सुना है तू मेकअप भी बहुत अच्छा कर लेती है। तो जाकर पहले गुड़िया को भी तैयार कर दे, उसके बाद सारा काम देख लियो। कुछ कमी नहीं होनी चाहिए। अरे मालकिन, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अब मैं आ गई हूँ ना, मैं सब कुछ अच्छे से मैनेज कर लूंगी। आप बस बैठकर मेहमानों का इंतजार कीजिए। ठीक है, जब लड़के वाले आ जाए फिर तुम गुड़िया को लेकर आ जाना। उसके बाद सरोजनी ड्राइंग रूम में बैठने चली जाती है। तभी सरोजनी की सास कहती है, अरे बहू, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? ऐसे शुभ घड़ी में तू उस मनहूस विधवा को आज भी काम पर बुला ली। माँ जी, जमाना बदल चुका है, ये सब कुछ नहीं होता। और कविता तो कितनी नेक दिल महिला है। अब भगवान ने उससे उसका पति छीन लिया, इसमें उस बेचारी की क्या गलती है? उसे हम सब की तरह ही जीवन जीने का पूरा हक है। और आप चिंता मत करिए, सब कुछ अच्छे से होगा, कुछ भी अशुभ नहीं होगा, क्योंकि मेरे साथ हाथ बटाने वाली कविता जो है। उसके बाद उसकी सास मुँह बनाते हुए बड़बड़ाते हुए वहाँ से चली जाती है। आजकल के लोगों को तो अच्छी बात समझ में ही कहाँ आती है। पता नहीं कब ये मनहूस हमारे घर से जाएगी। कुछ देर में लड़के वाले आते हैं और गुड़िया को पसंद करके शादी की डेट फिक्स करके चले जाते हैं। देखा माँ जी, आपने सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। और तो और हमारी बेटी की शादी भी तय हो गई। अब तो आप खुश है ना माँ जी? हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है इस घर में। हम चाहे कुछ भी कर ले, वो तो तुम्हें दिखाई नहीं देगा ना बहू। तुम्हें तो सिर्फ वो कविता ही दिखेगी। पता नहीं उसने तुम पर कौन सा काला जादू कर रखा है। सरोजनी अपनी सास से ज्यादा बहस नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। कविता भी अपना काम खत्म करके सेठानी से पैसे लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। उसके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी एक दिन जब कविता बाजार से सब्जी लेकर घर वापस आ रही थी कि तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे, ये किसके रोने की आवाज आ रही है? ये आवाज तो उस पेड़ के पीछे से आ रही है। मुझे चलकर देखना होगा। कविता जब वहाँ जाती है तब देखती है कि एक गर्भवती परी घायल अवस्था में तड़प रही है। सुनो बहन, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। परी लोग पर कामशी नाम की चुड़ैल ने अचानक से हमला कर दिया, जिस वजह से मुझे अपनी जान बचाकर यहाँ पृथ्वी लोक पर आना पड़ा। मैं बहुत घायल हो चुकी हूँ और मेरी जादुई छड़ी भी चुड़ैल ने छीन ली है। मैं बिना जादुई छड़ी के नहीं बच पाऊंगी। आप चिंता मत करिए परी जी, मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी। मैं आपको यहाँ के सबसे अच्छे हॉस्पिटल में लेकर जाऊंगी, वहाँ आप ठीक हो जाएंगी। नहीं बहन, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है और बिना जादुई छड़ी के मेरा बचना नामुमकिन है। अगर मैं मर गई तो मेरे गर्भ में पल रहे मेरे बच्चे भी मर जाएंगे। कृपया करके तुम मेरे बच्चों को अपनी कोख में ले लो। पर ये कैसे हो सकता है? मैं तो एक विधवा औरत हूँ, फिर मैं ये कैसे कर सकती हूँ? प्लीज बहन, मना मत करना। मैं अपने बच्चों को अपने साथ नहीं मरने देना चाहती हूँ। मैं उन्हें जन्म देना चाहती हूँ। ये लो, ये एक जादुई मोती है। इसे खाते ही मेरे बच्चे तुम्हारे पेट में आ जाएंगे। कविता बहुत ही दुविधा में फंस जाती है। अगर मैं इन बच्चों को अपने कोख में ले लूंगी फिर तो लोग मेरे बारे में कितना गलत सोचेंगे। वैसे भी मैं पहले से ही विधवा होने का ताना सुनते आ रही हूँ, लेकिन इन समय भला इन बच्चों का क्या दोष? अगर मेरी वजह से इनकी जान बच पाती है तो मैं ये जरूर करूँगी। वैसे भी मेरे जीने का मेरे पास कोई मकसद नहीं है, शायद यही मेरे जीने का मकसद बन जाए। ये सोचकर कविता परी के हाथ से वो मोती लेकर खा लेती है। फिर एक चमकदार रोशनी परी के कोख में से निकलकर कविता के कोख में आ जाती है और उसका पेट एक गर्भवती औरत के जैसा हो जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बहन, तुम एक बहुत ही नेक दिल औरत हो और मुझे पूरा यकीन है तुम मेरे बच्चों का अच्छे से ख्याल रखोगी। अब मैं सुकून से मर सकूंगी। अब तुम जल्दी से यहाँ से चली जाओ, वरना वो चुड़ैल मुझे ढूंढते हुए यहाँ पर ना आ जाए। जल्दी जाओ। उसके बाद कविता वहाँ से अपने घर की तरफ निकल जाती है, लेकिन गाँव में सभी औरतें कविता को गर्भवती देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे, ये तो विधवा कविता है ना, लेकिन ये गर्भवती कैसे हो गई? मैं तो इसे बहुत ही अच्छी औरत समझती थी, लेकिन ये तो बहुत ही घटिया चरित्रहीन औरत निकली।
सही कहा बहन, अगर ऐसी औरत हमारे गांव में रहेगी तो हमारे बच्चों पर इसका कितना गलत असर पड़ेगा। हमें मुखिया से कहकर इसे गांव से बाहर निकालना होगा। ये सब बात सुनकर कविता दुखी होकर घर में आकर रोने लगती है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? पहले ही लोग मुझे विधवा होने के ताने दिया करते थे, अब मेरे दामन पर ये चरित्रहीन होने का भी दाग लग गया। आज के समय में किसी की मदद करना भी महापाप के बराबर हो गया है। कविता रोते रोते उस दिन जमीन पर ही सो जाती है और फिर अगली सुबह, अरे सुबह हो गई, मैंने इन बच्चों को अपने गर्भ में तो रख लिया, लेकिन इसके पालन पोषण के लिए मुझे काम तो करना ही पड़ेगा। ये सोचकर कविता सरोजनी सेठानी के घर चली जाती है। कविता को इस हालत में देखकर सरोजनी सहित उसके पूरे घर वाले चौंक जाते हैं। तभी उसकी सास बोलती है, अरे छी 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 छी, अरे करमजली, ये सब क्या है? एक विधवा होते हुए तुम्हें ये सब करते हुए शर्म नहीं आई? देख लिया ना बहू, इस चरित्रहीन औरत की सच्चाई, इसलिए मैं तुम्हें हमेशा इससे दूर रहने के लिए कहती थी। और सुन तू, आज के बाद से तुझे हमारे घर काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है, वरना तुझे देखकर लोग हमें भी गलत ही समझेंगे। सरोजनी भी ये सब देखकर कुछ बोल नहीं पाती है और सरोजनी की सास कविता को धक्के देकर घर से निकाल देती है और गांव वाले भी मिलकर उसे गांव से निकाल देते हैं। कविता रोते हुए वहां से चली जाती है और एक जंगल में जाकर कहती है, हे भगवान, तू ये मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है? मैंने कल रात से ही कुछ भी नहीं खाया है और ये बच्चे भी तो भूखे होंगे। मैं जंगल में थोड़ी और अंदर जाती हूँ, शायद मुझे वहाँ कुछ खाने को मिल जाएगा। कविता पूरा जंगल छान मारती है, लेकिन उसे एक सेब के पेड़ के अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। कुछ दिनों तक तो कविता सेब खाकर ही अपना गुजारा करती है, लेकिन कुछ दिन बाद उस पेड़ का सेब भी खत्म हो जाता है और कविता को फिर से बिना कुछ खाए 2 दिन हो जाता है। कविता को अब प्रसव पीड़ा भी होने लगता है। कविता किसी तरह एक पेड़ के नीचे परी के 2 जुड़वा बेटी को जन्म देती है और कमजोर होने की वजह से कविता बेहोश हो जाती है और परी की दोनों बच्चियां रोने लगती है। तभी वहाँ परी अपने भाई के साथ आती है। अरे ये तो यहाँ है, मैंने इसे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। भाई, ये तो बेहोश हो गई है, हमें जल्दी से इसे होश में लाना होगा, वरना इसकी जान भी जा सकती है। परी अपने जादुई छड़ी से कविता को बिल्कुल ठीक कर देती है। परी को जिंदा देखकर कविता बहुत खुश होती है। अरे परी जी, आप, मैं तो समझी कि आपकी मृत्यु हो गई, लेकिन आप तो बिल्कुल ठीक हो। आपने तो कहा था कि आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है, तो क्या आपने मुझसे झूठ कहा था क्या? नहीं कविता, जब तुम वहाँ से चली गई तब मेरा भाई और मेरे बाकी की परी साथियों ने मिलकर उस चुड़ैल को मारकर उससे मेरी जादुई छड़ी लेकर मेरे पास आए। अपने जादुई छड़ी की शक्तियों से मैं ठीक हो गई। उसके बाद मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली। एक विधवा औरत का यूं अचानक से गर्भवती होने की वजह से गांव वालों ने मुझे चरित्रहीन बोलकर गांव से भगा दिया, जिसके बाद मैं इस जंगल में आकर रहने लगी। मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं? एक विधवा औरत होने के बावजूद भी तुमने मेरी मदद की। तुमने मेरी वजह से बहुत कष्ट उठाए और फिर मेरी दोनों बच्चियों को सही सलामत जन्म दिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कविता, अब तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम यहाँ से आगे की जिंदगी खुशहाली के साथ जियोगी। इतना कहकर परी अपने भाई परा से शादी करने का प्रस्ताव कविता के सामने रखती है। कविता परी के भाई चंदन को देखती है तो वो उसे बहुत ही दयालु और ईमानदार लगता है। मेरी परी दीदी ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया। तुम एक बहुत ही बहादुर और नेक दिल महिला हो और मुझे तुम जैसी ही जीवन साथी की तलाश थी जो सबकी मदद कर सके। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? कविता शादी के लिए मान जाती है और फिर चंदन और कविता की शादी हो जाती है, जिसके बाद कविता चंदन के साथ उसके महल में खुशी खुशी रहने लगती है। जादुई मेहंदी का अनोखा घर। एक समय की बात है, कानपुर के एक छोटे से शहर में आद्या नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। आद्या के पिता कानपुर शहर के एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे और उसकी माँ एक हाउसवाइफ थी और आद्या कानपुर के ही एक बड़े से स्कूल में पढ़ने जाया करती थी, जहाँ शहर के सभी अमीर बच्चे पढ़ने आया करते थे। और इतनी अमीर होने के बाद भी आद्या के अंदर किसी भी तरह का कोई घमंड नहीं था।
वे सभी के साथ बहुत अच्छे से बर्ताव किया करती थी और इसी वजह से हर कोई आद्या को बहुत पसंद किया करता था। और इसी तरह आद्या हंसी खुशी अपने परिवार के साथ दिन गुजार रही थी। तभी एक दिन आद्या के माता पिता एक पार्टी से वापस घर लौट रहे होते हैं। उसी समय अचानक से मौसम बहुत ज्यादा खराब हो जाता है और खराब मौसम होने की वजह से उनकी कार का एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो जाता है और वहीं पर आद्या के माता पिता की मृत्यु हो जाती है। और जब ये बात आद्या को पता चलती है तो वो पूरी तरह से टूट जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। माँ, पिताजी, आप दोनों मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मैं आप दोनों के बिना कैसे रहूंगी? प्लीज पिताजी, माँ वापस आ जाइए ना। इतना कहकर आद्या जोर जोर से रो रही थी क्योंकि अब वो पूरी तरह से अनाथ हो चुकी थी और उसका अब इस दुनिया में कोई नहीं था सिवाय उसकी चाची कावेरी के, जो कानपुर शहर में ही एक किराए के घर में अपनी बेटी काजल के साथ रहा करती थी। आद्या की चाची कावेरी और उसकी बेटी काजल एक नंबर की लालची इंसान थी। इसीलिए जब उन्हें पता चला कि आद्या के माता पिता का देहांत हो गया है तो वे लोग फटाफट से प्रॉपर्टी के लालच में आद्या के घर आ जाते हैं और आद्या को फुसलाते हुए कहते हैं, आद्या बेटी, तुम चिंता मत करो बेटी, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी और तुम्हें कभी भी भैया भाभी की याद नहीं आने दूंगी। आखिरकार तुम भी मेरी बेटी जैसी ही हो। हाँ दीदी, आप परेशान मत होइए, हम लोग आपके साथ इसी घर में रहेंगे और आपको कभी भी अकेला महसूस नहीं होने देंगे। इस तरह से कावेरी आद्या के साथ बहुत अच्छे से बर्ताव करती है और कावेरी की बेटी काजल भी आद्या को अपनी बड़ी बहन की तरह माना करती है। लेकिन एक दिन जब कावेरी अपनी चालाकी से प्रॉपर्टी के सारे पेपर आद्या से साइन करवाकर अपने नाम करवा लेती है तो वो उस दिन के बाद से अपना असली रंग दिखाना शुरू कर देती है और वो आद्या से अब नौकरानी की तरह घर का सारा काम करवाने लगती है। और काजल भी अब आद्या को परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती है। तभी एक दिन, चाची जी, मैंने घर का सारा काम कर लिया है, तो क्या अब मैं खाना खाने जा सकती हूँ? नहीं माँ, इसे अभी खाने के लिए कुछ मत देना क्योंकि इसने अभी तक मेरे जूते पॉलिश नहीं किए हैं और आपको तो पता है ना माँ, मुझे गंदे जूते पहनकर स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्यों रे, तूने मेरी बेटी के अभी तक जूते पॉलिश क्यों नहीं किए? तू क्या चाहती है कि मेरी बेटी गंदे जूते पहनकर स्कूल जाए? लेकिन चाची जी, मैंने तो पहले ही काजल के जूते पॉलिश कर दिए थे, पर पता नहीं कैसे ये। अच्छा, तो तेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने अपने जूते जानबूझकर गंदे किए हैं? देखा माँ, अब ये अपनी गलती का इल्जाम मुझ पर लगा रही है। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी बेटी पर उंगली उठा रही है? अरे, एक तो काम चोरी करती है, ऊपर से झूठ भी बोल रही है। रुक जा, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। इतना कहकर कावेरी आद्या को बहुत मारती है और कहती है, खबरदार, जो तूने आज खाने को हाथ भी लगाया तो आज तुझे पूरे दिन खाना नहीं मिलेगा, समझी? इतना कहकर कावेरी वहाँ से चली जाती है और आद्या बेचारी आंखों में आंसू लिए काजल के जूते पॉलिश करने लगती है जो काजल ने जानबूझकर गंदे किए थे। और इसी तरह से हर रोज कावेरी और उसकी बेटी काजल आद्या पर अत्याचार करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं और आद्या बेचारी चुपचाप सब कुछ सहती रहती है क्योंकि उसके पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। तभी एक दिन जब कावेरी और उसकी बेटी काजल पार्लर से हाथों में मेहंदी लगवाकर घर वापस आती है तो उसी समय कावेरी कहती है, अरे करमजली, कहाँ मर गई? जल्दी से हमारे लिए ठंडा ठंडा जूस लेकर आ। कावेरी के इतना कहते ही काव्या फटाफट से उसके लिए जूस लेकर आती है और कहती है, ये लीजिए चाची जी, जूस। अरे अकल से अंधी, तुझे दिखाई नहीं दे रहा हमारे हाथों में मेहंदी लगी हुई है तो हम अपने हाथों से जूस कैसे पियेंगे? कोई बात नहीं काजल, मैं पिला देती हूँ। इतना कहकर आद्या अपनी चाची और अपनी बहन काजल को जूस पिलाने लगती है। तभी वो कहती है, काजल, तुम्हारी मेहंदी तो बहुत ही अच्छी लग रही है।
हाँ मुझे पता है, इसलिए तुम मेरी मेहंदी पर नजर लगाना बंद करो। अरे बेटा, पार्लर वाली ने तुझे मेहंदी की एक कोन भी दी होगी ना, तो तू उस कोन को मुझे दे देना। मुझे वो कोन तुम्हारी मौसी को देनी है। हाँ माँ, मैंने वो कोन संभाल कर अपने पर्स में रख लिया है। जब शादी में जाएंगे तब मौसी को दे देंगे। ऐसे ही अगले दिन जब दोनों माँ बेटी तैयार होकर शादी में जा रही होती है, तभी कावेरी आद्या से कहती है, सुन करंजलि, हम दोनों बाहर शादी में जा रहे हैं, इसलिए घर का अच्छे से ध्यान रखना। और हाँ, किसी भी चीज को हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। वैसे तो मैंने हर जगह ताला लगा दिया है, लेकिन फिर भी इस बात का ध्यान रहे, समझी? जी चाची जी। इतना कहकर जैसे ही कावेरी और काजल वहाँ से जाने लगती है, उसी समय काजल के पर्स में से वो मेहंदी की कोन नीचे गिर जाती है और वे लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी सफाई करते समय जब आद्या को वो मेहंदी का कोन मिलता है, तो वो कहती है, अरे ये मेहंदी की कोन यहाँ पर कैसे आ गई? कहीं ये चाची जी की तो नहीं है? वैसे मेरा भी बहुत मन कर रहा है मेहंदी लगाने का। काश मैं भी अपने हाथों पर मेहंदी लगा पाती। आद्या इतना कह ही रही होती है कि तभी आधे रास्ते जब काजल को पता चलता है कि उसके पर्स में मेहंदी की कोन नहीं है, तो वो फटाफट से मेहंदी की कोन ढूंढने के लिए अपने घर वापस आ जाती है। लेकिन उसी समय जब मेहंदी की कोन आद्या के हाथ में देखती है, तो वह कहती है, देखा माँ, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, इसी ने मेरे पर्स से मेहंदी की कोन चुराई होगी। अरे मनहूस, एक तो तुझे हमने अपने घर में रख रखा है, ऊपर से तू हमारे ही घर में चोरी कर रही है। नहीं नहीं चाची जी, मैंने कोई चोरी नहीं की। ये मेहंदी की कोन तो मुझे यहीं पर पड़ी हुई मिली थी। मैं सच कह रही हूँ चाची जी। अरे बस बस, अब बहुत हो गया तेरा नाटक। तू इसी वक्त मेरे घर से बाहर निकल जा और दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखाइयो, समझी? इतना कहकर कावेरी आद्या को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। आद्या रोते हुए नदी किनारे एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है और कहती है, माँ, पिताजी, काश अगर आज आप लोग मेरे साथ होते तो मुझे इतना सब कुछ नहीं सहना पड़ता। लेकिन अब मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी? मेरे पास तो रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है। इतना कहकर आद्या जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसे उस पेड़ में से एक आवाज सुनाई देती है, चिंता मत करो आद्या, तुम्हारे साथ कभी कुछ बुरा नहीं होगा। अरे ये किसकी आवाज है? यहाँ पर तो कोई भी नजर नहीं आ रहा है। आद्या, मैं एक जादुई मेहंदी का पेड़ हूँ, जिसके नीचे तुम अभी बैठी हुई हो। क्या जादुई मेहंदी का पेड़? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? आद्या, क्योंकि मैं कोई मामूली पेड़ नहीं हूँ, इसलिए जिसका मन साफ होता है मैं सिर्फ उसी को ही सुनाई देती हूँ और तुम उनमें से ही एक हो। इसलिए अब तुम मेरे जादुई मेहंदी के पेड़ में से एक जादुई मेहंदी का कोन ले सकती हो और तुम इस जादुई मेहंदी के कोन से जो कुछ भी मांगोगी, ये कोन तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा। इतना सुनकर काव्या बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वह उस जादुई मेहंदी के पेड़ में से एक जादुई मेहंदी का कोन तोड़ लेती है और उस जादुई पेड़ का धन्यवाद कर एक खाली जगह पर आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, हे जादुई मेहंदी के कोन, मुझे रहने के लिए एक छोटा सा घर दे दो जहाँ मैं सुकून से रह सकूं। आद्या के इतना कहते ही वहाँ पर अचानक से मेहंदी कोन से बना हुआ एक जादुई घर तैयार हो जाता है और जब आद्या उस घर के अंदर जाती है तो वो देखती है कि उस घर के अंदर उसकी सुख सुविधाओं की सारी चीजें पहले से ही मौजूद होती है और ये सब देखकर आद्या बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उस दिन के बाद से आद्या उस जादुई मेहंदी के घर में हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है और अब उसके जीवन में किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ नहीं होती है। सौतेली माँ और जादुई केले के पत्ते का गाउन। एक गांव में बिमला नाम की एक औरत अपनी दो बेटियां सुमन और काजल के साथ रहा करती थी। बिमला का पति सुरेश एक नंबर का कामचोर और नशेड़ी किस्म का इंसान था। वो हमेशा नशे की हालत में इधर उधर पड़ा रहता था, लेकिन बिमला को तो अपनी दोनों बच्चियों का पालन पोषण करने के लिए कुछ तो करना ही था। इसलिए उसने अपने खेतों में केले के कुछ पेड़ लगा दिए और उन्हीं केलों को बेचकर वे अपनी बेटियों का पालन पोषण करने लगी। और ऐसे ही कुछ महीने बाद बिमला फिर से गर्भवती हो जाती है। ये बात सुनकर सुरेश बिमला से कहता है,
अरे मेरी बात को ध्यान से सुन। अगर तूने मुझे इस बार बेटा नहीं दिया तो मैं तेरी इन दोनों बेटियों को ले जाकर कूड़ेदान में फेंक कर आऊंगा, समझी? सुरेश की ये बातें सुनकर बिमला बहुत घबरा जाती है, क्योंकि बेटा हो या बेटी ये सब तो ऊपर वाले के हाथ में ही होता है। लेकिन समाज की इस दकियानुसी सोच को भला कौन बदल सकता है। और इन्हीं सब की चिंता में बिमला धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है और ऐसी अवस्था में भी वे खेतों में काम करके अपने शरीर को और भी कमजोर बना लेती है। तभी एक दिन ऐसे ही बिमला जब अपने खेतों में काम कर रही होती है, उसी समय अचानक से बिमला के पेट में दर्द शुरू हो जाता है और उस समय किसी की मदद न मिलने की वजह से बिमला वहीं पर एक बेटी को जन्म देकर अपना दम तोड़ देती है। जिसके बाद सुमन और काजल अपनी नवजात बहन अनन्या को अपनी गोद में उठाए जोर जोर से रोने लगती है। और वहीं सुरेश बिमला के जाने के एक दिन बाद ही कौशल्या नाम की दूसरी औरत से शादी करके उसे घर ले आता है और कौशल्या घर में आते ही अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देती है और कहती है, तुम दोनों मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये मेरा घर है, कोई अनाथ आश्रम नहीं जो तुम दोनों यहाँ पर मुफ्त की रोटियाँ तोड़ोगी। इसलिए ये टोकरियाँ उठाओ और जो तुम्हारी माँ ने केले के पेड़ लगाए हैं ना, उसमें से केला तोड़कर बाजार में बेच कर आओ और जितने भी पैसे मिलेंगे चुपचाप से लाकर मुझे दे देना। और एक बात और, अपनी इस नवजात बहन को भी अपने साथ ले जाओ, वरना दिन भर रो रो कर मेरा सर खा जाएगी। इतना सुनकर काजल और सुमन सर पर केले की टोकरी और अपने हाथ में अपनी नवजात बहन अनन्या को लेकर बाजार में केले बेचने जाती है कि उसी समय अनन्या जोर जोर से रोने लगती है। तभी सुमन कहती है, अरे ओ मेरी प्यारी बहन, तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ? दीदी, मुझे लगता है कि हमारी नन्ही सी बहन को भूख लगी है, क्योंकि हमारी सौतेली माँ ने तो कल से ही हमारी बहन को दूध नहीं दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे दीदी? हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम अपनी बहन के लिए दूध खरीद सके। तुम चिंता मत करो काजल, अभी हम ये केले बेचकर अनन्या के लिए दूध खरीद लेंगे। इतना कहकर वे दोनों बहनें बाजार में केले बेचने चली जाती है और पेड़ के ताजे और सुंदर केले को देखकर उनके सारे केले बिक जाते हैं। जिसके बाद सुमन उन्हीं पैसों में से 20 रुपए निकाल कर उससे दूध खरीदकर अपनी छोटी बहन अनन्या को पिला देती है। जिसके बाद अनन्या चुप हो जाती है और खिलखिलाकर हंसने लगती है। जब थोड़ी देर बाद वे दोनों बहनें घर पहुंचती है तो कौशल्या कहती है, आ गई तुम दोनों, आखिर इतनी देर कहाँ लगा दी थी? सारे केले बिक गए हैं ना? जी माँ, सारे केले बिक गए। तो वहाँ खड़ी खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही हो? ला मेरे पैसे दे इधर। इतना कहकर कौशल्या सुमन से पैसे लेकर गिनने लगती है, लेकिन उसमें से 20 रुपए कम होने की बात सुनकर कौशल्या गुस्से में कहती है, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे मेरे पैसे खर्च करने की? माँ, हमारी बहन को बहुत तेज भूख लगी थी, इसलिए हमने बस उसके लिए थोड़ा सा दूध खरीदा था। काजल की ये बात सुनकर कौशल्या का गुस्सा और भी बढ़ जाता है और वो काजल को एक थप्पड़ मार देती है। उसी समय सुमन रोते हुए कहती है, माँ, आप हम लोगों को भले ही खाना मत दीजिए, लेकिन कम से कम हमारी इस नवजात बहन को तो दूध दे दीजिए, ये अभी बहुत छोटी है माँ। अरे तुम्हारी इस नवजात बहन का क्या मैंने ठेका ले रखा है? और आज इसके चक्कर में मेरे 20 रुपए खर्च हो गए, और अगर ये यहाँ पर रही ना तो न जाने मेरे कितने पैसे खर्च हो जाएंगे। इसलिए आज मैं इसको इसके असली ठिकाने पर पहुँचा ही देती हूँ। इतना कहकर कौशल्या सुमन के हाथ से अनन्या को छीनकर उन दोनों बहनों को कमरे में बंद करके अनन्या को कूड़ेदान के डिब्बे के पास छोड़कर आ जाती है और कमरे में बंद दोनों बहनें अपनी नवजात बहन के लिए जोर जोर से रोने लगती है। उसी समय कौशल्या कमरे का गेट खोलकर उनसे कहती है, अरे ओ, अब ये रोना धोना बंद करो तुम दोनों और चुपचाप से घर के काम में लग जाओ, वरना तुम दोनों को भी तुम्हारी बहन के पास ही छोड़ कर आ जाऊंगी, समझी? अपनी सौतेली माँ की बात सुनकर दोनों बहनें डर जाती है और चुपचाप घर के काम में लग जाती है। और शाम को जब सुरेश नशे की हालत में घर आता है
तो सुमन और काजल उसे सारी बातें बता देती है, लेकिन सुरेश उनका पक्ष लेने की बजाय उल्टा उन्हीं से कहता है, अरे ये तो बहुत अच्छा किया कौशल्या ने, वरना तेरी माँ ने तो तुम दोनों को मेरी छाती पर बोझ बनाकर छोड़ दिया था। अरे तुम दोनों को भी मैं बचपन में कहीं छोड़ आता तो कितना अच्छा होता। अरे नहीं नहीं, अगर आप इन्हें छोड़ आते तो हमारे लिए काम कौन करता? और तुम दोनों यहाँ मेरे पति से मेरी ही चुगली कर रही हो। रुको, तुम्हें अभी बताती हूँ। इतना कहकर कौशल्या उन्हें जोर जोर से मारने लगती है और कहती है, बहुत पर निकल आए हैं ना तुम दोनों के। जब आज रात को तुम दोनों को खाना नहीं मिलेगा ना, तब पता चलेगा। इतना कहकर कौशल्या दोनों बहनों को खाना नहीं देती है और दोनों बहनें रोते हुए पूरी रात अपनी बहन अनन्या को याद करती रहती है। उसी समय आधी रात में ही उस कूड़ेदान के सामने एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुक जाती है और उसमें से एक सुंदर और मॉडल लड़की बाहर निकलती है, जिसका नाम सौम्या था और वह एक बहुत बड़ी कंपनी में फैशन डिजाइनर का काम किया करती थी और वह उस दिन उस गांव में अपने काम के सिलसिले में आई हुई थी। लेकिन वापस जाते समय जब उसकी नजर कूड़ेदान के पास पड़ी उस नवजात बच्ची पर पड़ती है, तो वो अपनी कार से बाहर निकलकर उस बच्ची को अपनी गोद में उठाते हुए कहती है, ओह माय गॉड, ये इतनी छोटी सी बच्ची किसकी है और इसे यहाँ डस्टबिन के पास किसने छोड़ दिया? लगता है इस गांव में अभी भी पिछड़ी सोच वाले लोग रहते हैं, तभी तो किसी ने अपनी इस नवजात बच्ची को इस कूड़े के पास छोड़ दिया। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इस बच्ची को अपने साथ ले जाऊंगी और इसे एक अच्छा भविष्य दूंगी। इतना कहकर सौम्या अनन्या को अपने साथ शहर लेकर चली जाती है और शहर में अनन्या का वो अच्छे से ख्याल रखने लगती है और समय के साथ साथ सौम्या को भी अनन्या के साथ रहना अच्छा लगने लगता है। ऐसे ही समय गुजरता रहता है और वह दोनों बहनें भी बड़ी हो जाती है, लेकिन उनकी जिंदगी तब भी वैसी की वैसी ही रहती है, क्योंकि कौशल्या उन पर अभी भी उतना ही अत्याचार करती है जितना कि वो बचपन में उन पर किया करती थी। ना ही उन्हें वो ठीक से खाने को देती है और ना ही उन्हें पहनने के लिए कपड़े देती है। लेकिन आज भी दोनों बहनें अपनी बहन अनन्या को याद कर रोती है। दीदी, अगर आज हमारी बहन अनन्या भी यहाँ होती तो वो भी कितनी बड़ी हो चुकी होती ना। अच्छा हुआ काजल जो वो आज हमारे साथ नहीं है, वरना उसकी जिंदगी भी हमारे जैसे ही दुखों से भरी होती। लेकिन दीदी, हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारी बहन जिंदा है भी कि नहीं। और वहीं अनन्या को भी अक्सर सपने में अपनी दोनों बहनों की आवाज सुनाई देती थी, इसलिए वो हमेशा सौम्या से कहती थी, माँ, मुझे अक्सर ऐसे सपने क्यों आते हैं जैसे मेरी कोई बड़ी बहन है और वो मुझे पुकार रही है। बेटा, शायद इस दुनिया में तुम्हारी कोई बहन हो और वो तुम्हें हमेशा याद करती हो, इसलिए शायद तुम्हें ऐसे सपने आते हैं। और इस तरह कहीं न कहीं अनन्या के दिल को भी अपनी बहनों का इंतजार था। ऐसे ही एक दिन जब काजल केले के पेड़ से केला तोड़ रही होती है, उसी समय उसके कपड़े पास के झाड़ में फंसकर फट जाते हैं और वो कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं ये फटे हुए कपड़े पहनकर बाजार कैसे जा पाऊंगी? काजल, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं ठीक होगा दीदी, क्योंकि ना तो माँ मुझे नए कपड़े दिलवाएगी और ना ही मैं ये फटे हुए कपड़े पहनकर बाजार जा सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही वहाँ गई तो लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे। इतना कहकर काजल सुमन के गले लगकर जोर जोर से रोने लगती है। रोने की आवाज सुनकर उस केले के पेड़ में से एक आवाज आती है, चिंता मत करो सुमन और काजल, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, क्योंकि तुम्हारी माँ ने एक बच्चे की तरह ही मुझे यहाँ पर लगाकर मेरी सेवा की थी, तो उनके बच्चों के प्रति तो मेरा भी कोई फर्ज बनता है ना। तो तुम लोग मेरे इन जादुई केले के पत्ते से अपने लिए किसी तरह की ड्रेस बना सकती हो और ये ड्रेस कभी भी खराब नहीं होगा। क्या जादुई केले के पत्ते? इसका मतलब तुम एक जादुई केले के पेड़ हो? हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन ये बात तुम्हारी माँ को नहीं पता था, इसलिए शायद उन्होंने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। लेकिन आज मुझे मौका मिला है तुम लोगों की मदद करने के लिए, इसलिए तुम मेरे इस जादुई केले के पत्ते को ले जाकर अपने लिए
किसी भी तरह की ड्रेस बना लो। इतना सुनकर सुमन और काजल जादुई केले के पत्तों को ले जाकर अपने लिए सुंदर सा गाउन बना लेती है और उसी गाउन को पहनकर वह बाजार में केले बेचने जाती है। और उसी दिन सौम्या भी नए डिजाइन के चक्कर में फिर से उस गांव में आती है और जब उसकी नजर सुमन और काजल के केले के पत्तों से बने गाउन पर जाती है तो वह उनके पास जाकर उनसे कहती है, अरे वाह, केले के पत्ते का गाउन, ये तो एकदम यूनिक डिजाइन है। क्या ये गाउन तुम लोगों ने खुद बनाया है? जी मैम, वो हमारे पास कपड़े नहीं थे तो हमने इन केले के पत्तों से ही ये गाउन बनाया है। वाओ, सच में तुम लोग तो बहुत ही टैलेंटेड हो। क्या तुम लोग मेरे साथ काम करना चाहोगी? इसके बदले मैं तुम्हें बहुत से पैसे दूंगी, तुम लोग चलो मेरे साथ। इतना कहकर सौम्या काजल और सुमन को अपने साथ शहर ले जाती है और उन्हें भी अपनी ही कंपनी में एक अच्छे पोस्ट पर नौकरी दिलवा देती है, जिसके बदले उन्हें बहुत सारे पैसे भी देती है। और जब सौम्या उन्हें अपने घर पर खाने के लिए ले जाती है तो बातों ही बातों में अनन्या उन्हें अपने सपनों के बारे में बता देती है। उसी समय वो दोनों कहती है, क्या तुम्हारा नाम अनन्या है? क्या तुम सौम्या मैम को किसी गांव में मिली थी? हाँ, लेकिन ये सब आपको कैसे पता? क्योंकि हम ही तुम्हारी वो अभागन बहन है जिसकी आवाज तुम अपने सपनों में सुनती हो। तुम मेरी बहन हो अनन्या। क्या आप लोग ही मेरी बहन हो? इतना कहकर वे तीनों बहनें एक दूसरे को गले से लगा लेती है और खुशी खुशी एक साथ रहने लगती है। और वहीं उन दोनों के जाने के बाद कौशल्या और सुरेश पूरी तरह से रोड पर आ जाते हैं और दर दर की ठोकरें खाने लगते हैं और इस तरह से उन लोगों को उनके किए की सजा मिल जाती है और उन तीनों बहनों को उनका इंसाफ।